पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज हम चर्चा करेंगे इसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, जैसे इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, और भी सब कुछ। इसके साथ साथ हमने एक लाइव एग्जाम्पल लेकर भी बातें की हैं, सो दैट जो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उस लाइव एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ सके। क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में यानी पीपीएफ के बारे में बहुत सारे ज्ञान हैं, ज्ञान गलत भी नहीं है, लेकिन केवल उसी ज्ञान के बेसिस पे यदि हम व्यावहारिक तौर पे पीपीएफ की समस्याएं को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं और हम अपनी समस्याएं सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि एक लाइव एग्जाम्पल लें और जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स आपको पीपीएफ अकाउंट हैंडल करने में हो रही है उसका समाधान उस लाइव एग्जाम्पल से आपको मिल सके। अब बात करते हैं व्हाट इज पीपीएफ। पीपीएफ इज ए लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट स्कीम्स। सीधे साफ शब्दों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लंबे समय के लिए स्कीम्स है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लंबे समय के लिए कोई स्कीम लाती है तो इसका एक ही पर्पस होता है कि रिटायरमेंट के टाइम में उसमें एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए। सो ये माना जाता है कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट पर्पस होता है। दूसरी बातें, पीपीएफ और बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आते हैं। हालांकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में केवल पीपीएफ ही नहीं आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं। यहाँ स्मॉल सेविंग स्कीम्स की पर चर्चा करने का एक ही उद्देश्य था कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो जिसमें पीपीएफ भी आता है ये रेगुलेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के हिसाब से, और इसकी इंटरेस्ट जो सेट होती है वो हर क्वार्टर में होती है। इसका मतलब जैसे ये क्वार्टर चल रहा है 24-25 का पहला क्वार्टर, इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट अप्लीकेबल इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं ये वैलिड हैं अप टू 30 जून 2024 तक, और 1 जुलाई 2024 से इसमें रेट अलग हो सकता है। मैंने कहा अलग हो सकता है, इसका मतलब रेट कम भी हो सकता है, रेट अधिक भी हो सकता है, या जो रेट अभी आज के दिन में है इन इंस्ट्रूमेंट्स पे वही बरकरार रह सकता है, लेकिन ये क्वार्टरली रीसेट हमेशा होता है। अब बात करते हैं कि व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहला कारण डिसेंट इंटरेस्ट रेट। कहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी डिसेंट है। आज के दिन में ये इंटरेस्ट रेट 7.1% है। सबसे पहले ये जान लें कि 7.1% का जो इंटरेस्ट है ये मंथली कैलकुलेट होता है, लेकिन आपके अकाउंट में दिखेंगे एनुअली। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो कंपाउंडिंग होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है, और आज के दिन में 7.1% होता है। दूसरी बात है जो मैं आगे चर्चा करूंगा कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो टैक्स एग्जम्प्टेड होते हैं, मतलब उस पर कोई टैक्स में पे नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब 7.1% जो आपको इंटरेस्ट इस पे एनुअल मिल रहा है वो पोस्ट टैक्स रिटर्न है। लेकिन इसके कंपेरिजन यदि आज के बैंकिंग इंडस्ट्री के फिक्स डिपॉजिट से करें, जहाँ के 7.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल 7.5% के आपने बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट किया और आप 15% के स्लैब में आते हैं, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 85% ऑफ 7.5%, दैट इज इट वुड बिकम अराउंड 6.4%। मतलब आपको बेसिकली पोस्ट टैक्स 6.4% ही मिलेगा। यदि आप 20% के स्लैब में हैं तो आपको पोस्ट टैक्स 6% मिलेगा, और यदि आप 30% के स्लैब में हैं तो आपको 5.25% ही पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेगा, जबकि पीपीएफ में पोस्ट टैक्स रिटर्न इट इज 7.1%। सो इट इज सेड कि एक कारण ये भी है पीपीएफ इन्वेस्ट करने का, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी डिसेंट है। दूसरी बात है ये रिस्क फ्री है। हमने अभी बैंकिंग की बातें की, हालांकि ये एकेडमिक वे में बता रहा हूं मैं, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो आज डूबने वाली नहीं है, लेकिन एकेडमिकली यदि बैंक डूबता है, इंडियन बैंकिंग डूबता है, तो आपको मैक्सिमम पर अकाउंट 5 लाख रुपए का ही गारंटी है। लेकिन यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके गवर्नमेंट सोवरेन की गारंटी है, मतलब भारत सरकार ने इसे दायित्व लिया हुआ है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द 100% रिस्क फ्री।
हालांकि मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने जो एग्जांपल दिया, बैंकिंग इंडस्ट्री आज के दिन में इतनी स्ट्रांग है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की वो डूबने का कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ते कुछ ऐसा होता है तो इन दैट केस बैंक में 5 लाख तक के चांसेस हैं कि डूबें, लेकिन पीपीएफ में देयर इज नो चांस एट ऑल बिकॉज इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द सोवरेन गारंटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गारंटी है। तीसरी बात है टैक्स एग्जम्पशन। जैसे मैंने पहले बातें की कि इसके पीपीएफ के इंटरेस्ट एक्रूवल पे ये एग्जम्पशंस हैं। कहा जाता है कि पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां इसके हर स्टेज पे टैक्स एग्जम्पशंस हैं, सो इट्स कॉल्ड ईईई, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इसका मतलब 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज पे एग्जम्पशन मिलते हैं और उसमें से पहला स्टेज है इन्वेस्टमेंट स्टेज। इसका मतलब यदि आप जिस टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम भी टैक्स का कोई बवाला नहीं है इसमें, वहां भी एग्जम्पशन है आपको। जब इंटरेस्ट इस पर मिलता है एक्रूवल स्टेज में तो वहां भी आपको एग्जम्पशन मिलते हैं, और जब आप पैसे को विड्रॉ करते हैं पीपीएफ से तो वहां भी टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। मतलब इन तीनों स्टेज पे कहीं भी टैक्स आपको नहीं लगेंगे, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एक्रूवल स्टेज है यहां आपको टैक्स लगता है। केवल पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां ई है। अगला कारण जिससे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पीपीएफ में, यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को फॉलो करेंगे, ऑप्ट कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम के बारे में यदि आपको पता है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आज के दिन में 1,50,000 रुपये तक यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन अंडर 80C आपको डिडक्शंस मिलेंगे। सो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें पीपीएफ में इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि आखिर इस अकाउंट इसमें कौन कौन एलिजिबल है टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहली बात, एक अकाउंट पर इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल हो सकता है मेजर हो या माइनर हो, खोल सकता है। एनआरआई और एचयूएफ एलिजिबल नहीं है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। हालांकि एनआरआई के बारे में बहुत सारी कहानियां, हालांकि मैं बता दूं कि यदि जिसने जब अकाउंट खोला था वो रेसिडेंट इंडियंस था और बाद में एनआरआई कन्वर्ट हो गया तो वो पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है टिल द मैच्योरिटी। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। और क्योंकि जैसा हमने कहा कि पर इंडिविजुअल एक अकाउंट पीपीएफ के खुल सकते हैं चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, इसका मतलब डे वन जो चाइल्ड है, किड है, उसका भी पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। लेकिन चूंकि वो माइनर है तो वो खुलेगा अंडर द गार्जियनशिप ऑफ हिज और हर नेचुरल गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इसका मतलब यदि कोई 1 दिन का बच्चा है तो उसका भी अकाउंट खुल सकता है पीपीएफ का, लेकिन वो उसके जो नेचुरल गार्जियन है, माता पिता हैं उसके, या माता पिता नेचुरल गार्जियन नहीं है तो जो कोर्ट ने डिसाइड किया है गार्जियन उसके बिहाफ में, उनके गार्जियनशिप में वो अकाउंट खोल सकता है। ये बातें ये क्लियर हो गई। हर आदमी खोल सकता है चाहे माइनर हो या मेजर हो। एनआरआई नहीं खोल सकता है या एचयूएफ नहीं खोल सकता है, लेकिन यदि वो एनआरआई होने के पहले वो रेजिडेंट इंडिविजुअल था, इंडियंस थे और उसने पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ तो वो कंटिन्यू कर सकता है टिल इट्स मैच्योरिटी। और हर एक मेजर एक ही माइनर का एडिशनल अकाउंट खोल सकता है। इसका मतलब यदि आपके 2 माइनर हैं तो आप किसी एक माइनर चाइल्ड के नाम ही आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें डिपॉजिट करने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये पर एनम आपको करने चाहिए। मैक्सिमम डिपॉजिट आज के दिन में 1,50,000 रुपये पर एनम है। आगे चेंज होता है तो चेंज होगा, चेंज होने का मतलब कम होगा या अधिक होगा, लेकिन आज के दिन में परिस्थितियां यही हैं कि कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक आप 1,50,000 पर एनम डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये 1,50,000 जो डिपॉजिट करेंगे ये आपका अपना खुद का, प्लस आपने किसी माइनर का अकाउंट खुलाया तो ये दोनों ही अमाउंट मिला के आप 1,50,000 जमा कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आपने खोला है तो हो सकता है आपने यहाँ 1 लाख यहाँ जमा करा दिया हो, 1 लाख बच्चे के नाम जमा करा दिया हो, 50,000 जमा किया हो, तो दोनों मिला के 1.5 लाख होंगे। यदि आप अपने में भी 1.5 लाख जमा करा दिया और माइनर में भी 1.5 लाख जमा करा दिया तो आपको केवल 1,50,000 पर ही ब्याज मिलेंगे, 3 लाख पर ब्याज नहीं मिलेगा। और डिडक्शंस भी जो मिलेंगे आपको अंडर सेक्शन 80C, जिसकी चर्चा हमने पहले की है, वो 1,50,000 तक ही मिलेगा। अब चर्चा करते हैं हम कि इसके डिपॉजिट से कुछ और बातें हैं। ये जो डिपॉजिट हम जमा करते हैं
जिस दिन अकाउंट आपने पीपीएफ का खोला उसके 15 वर्षों तक ये पैसे आपके ब्लॉक हो जाते हैं, जिसको कि लॉक इन पीरियड भी कहते हैं। इसका मतलब 15 साल के बाद ही वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि दे आर सर्टन स्पेशल कंडीशंस, सिचुएशंस जहां कि पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और यदि 15 साल पूरा होने के बाद आप उसको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। लेकिन एक ब्लॉक में एक बार में 5 वर्षों के लिए करेंगे। जब वो 5 वर्ष फिर पूरा होगा उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टिल द अनलिमिटेड टाइम, या जब तक आप चाहें। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट की क्या व्यवस्था है। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि आज के दिन में इसमें 7.1% इंटरेस्ट है, और इसका इंटरेस्ट रीसेट जो है ये क्वार्टरली होता है। इसका मतलब जो 7.1% इंटरेस्ट बता रहे हैं हम, ये आज के दिन में वैलिड है 30 जून 2024 तक, और 1 जुलाई 2024 से ये इंटरेस्ट कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, या यही बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि ये देखा गया है कि पिछले करीब 51 महीने से, मीन्स 4 ईयर्स 1 क्वार्टर से ये 7.1% ही हर क्वार्टर में बरकरार रखा जाए। पिछला चेंज जो हुआ था इसमें, ये अप्रैल 2020 में हुआ था, और अप्रैल 2020 से लगातार जून 2024 तक इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% ही है। इसमें जो ब्याज मिलते हैं आपको, ये मंथली मिलते हैं, एक एक्रूवल मंथली होते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में दिखेंगे वो एनुअली। सो हम कह सकते हैं कि ये 7.1% जो है ये एनुअल कंपाउंडिंग होती है, जबकि बैंक में नॉर्मल कोर्स में ये क्वार्टरली कंपाउंड होती है। ये असुविधाएं यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट का होता है, लेकिन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे एनुअल बेसिस पे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, चूंकि ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि किसी पार्टिकुलर मंथ में क्यों नहीं उस महीने की आखिरी तारीख को जमा करा दें और उस पूरे महीने का ब्याज ले लें। जनाब, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक कंडीशंस हैं कि यदि आप 6 तारीख, किसी महीने की 6 तारीख से लेके उस महीने की आखिरी तारीख तक, या तो वो 30 हो या 31 हो या 30, इसलिए दिखाया कि ये जून 2024 मंथ का कैलेंडर है। तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि 6 तारीख से लेकर, किसी महीने की 6 तारीख से लेकर उस महीने के आखिरी तारीख के बीच यदि पैसे आप जमा कराते हैं तो उस केस में उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यदि आपने 6 जून को पैसे जमा कराए पीपीएफ में, तो आपका जो अगला ब्याज उस अमाउंट पे होगा वो 1 जुलाई से कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि उस महीने का ब्याज चाहते हैं कि मिले आपको, तो महीने के पहली तारीख से लेके महीने के 5 तारीख के बीच यदि कभी जमा कराएं तो आपको उस महीने का भी ब्याज मिलेगा। जैसा कि पहले हमने चर्चा की है और यहाँ भी देख पा रहे होंगे, डिपॉजिट इन पीपीएफ इज 15 ईयर्स, और हमें बताया था कि 15 साल का ये लॉक इन पीरियड होता है। मतलब 15 वर्षों के पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि आप 15 वर्षों के पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये विड्रॉल हम पीपीएफ से 15 साल के पहले कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर 3 कंडीशंस जो विड्रॉ कर सकते हैं। पहला है कि आप इसमें लोन ले सकते हैं 15 साल के पहले, आप इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, और प्री मैच्योर क्लोजर, मतलब 15 साल पूरा होने के पहले खाते को ही बंद कर सकते हैं। तीनों ही सिचुएशंस के कंडीशंस अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन कैसे लेते हैं। इसमें देखें कि इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जो लोन लेंगे 3 to 6 फाइनेंस, जब से खाता खोला आपने उसके 3 से 6 वर्षों के अंदर आप लोन ले पाएंगे। इसका मतलब 3 साल के पहले ना आप लोन ले पाएंगे, ना पार्सल विड्रॉ कर पाएंगे, ना प्री मैच्योर क्लोजर कर पाएंगे। और दूसरा मतलब कि यदि पार्शियल विड्रॉल और प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहते हैं तो आपके 7th ईयर ऑनवर्ड ही या तो पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं आप ये, या आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। सिंपल, लोन लेने के लिए 3 to 6 फाइनेंशियल ईयर्स, उसके बाद 7th ईयर ऑनवर्ड आप पार्शियल विड्रॉ और प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। ये इंटरवेनिंग नहीं होता है कि 3 साल 6 साल के अंदर हम पार्शियल विड्रॉ भी कर लें, लोन हम 8वें साल ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर 2, यदि हम लोन लेंगे तो इस पे जो ब्याज लगेगा, जो भी जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन जो पीपीएफ पे अप्लीकेबल रेट होगा उसमें 1% ओवर पीपीएफ रेट। इसका मतलब यदि आज आपने लोन लिया आपने तो, और एग्जिस्टिंग रेट पीपीएफ में 7.1% है, तो इफेक्टिव रेट जो उस लोन अमाउंट पे, जितना लोन लेंगे उस अमाउंट पे होगा
0.1 प्लस 1%, इट इज़ 8.1% आपको ब्याज लगेंगे। चूंकि आपने लोन लिया तो आपको पैसे वापस भी करने हैं, तो आपको 36 महीनों के अंदर पैसे वापस, वो लोन अमाउंट वापस करने पड़ेंगे। और ये वापसी आप मंथली भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ 36 मंथ्स, और यू कैन से द विद इन 36 मंथ्स ये अकाउंट एडजस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ते 36 महीनों के अंदर आप अकाउंट को लोन को रिपे नहीं कर सके, तो जितना अमाउंट आपने रिपे नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया था और आज के 36 महीने जब एंड हुए तो 50,000 रुपये बच रहे थे आपके और अकाउंट में, तो उस 50,000 पे जो पीपीएफ का रेट है आज के दिन में 7.1% और उसके ऊपर 6% मीन्स 7.1 प्लस 6% 13.1% आपको रिमेनिंग 50,000 पे ब्याज लगने शुरू हो जाएंगे टिल द एडजस्टमेंट ऑफ द फुल लोन। ये तो बातें हुई लोन की। 3 to 6 ईयर्स में जो हो, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें अब एक लाइव एग्जांपल लेंगे इस पर हम। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ की। चूंकि 3 to 6 ईयर्स आपने लोन लिया, इसलिए 7th ईयर ऑनवर्ड आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशंस है कि हर एक साल एक ही विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साल में 2 4 5 बार आपने विड्रॉ कर लिया। और कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, आगे एग्जाम्पल में चर्चा करेंगे। तीसरा कंडीशंस है सिचुएशन से करने का, प्री मैच्योर क्लोजर। लेकिन जनाब प्री मैच्योर क्लोजर के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे प्री मैच्योर क्लोजर नहीं होते। तो सबसे पहला कि हमने बताया कि चूंकि 3 से 6 मंथ्स लोन मिलते हैं और 7 ईयर ऑनवर्ड या तो पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं या आप प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। लेकिन प्री मैच्योर क्लोजर करने के लिए दे आर सर्टेन कंडीशंस। और पहला कंडीशन है, यदि आप या आपके डिपेंडेंट क्रिटिकल इलनेस हैं तो आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशंस है, यदि आप या आपके डिपेंडेंट हायर एजुकेशन करना चाहते हो, उसमें पैसे की जरूरत होगी, तो आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन है कि यदि आपका स्टेटस, जिसके नाम से पीपीएफ अकाउंट है, उसका स्टेटस रेसिडेंट इंडिविजुअल से एनआरआई चेंज हो गया है, तो आप प्री मैच्योर क्लोजर इस कंडीशंस में भी कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट हम बोलते हैं कि 15 साल का लॉक इन पीरियड है पीपीएफ में, लेकिन इन 3 तरह से अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, हालांकि इसके लोन कितने मिलेंगे, कितने पार्शियल विड्रॉ मिलेंगे, मैं लाइव एग्जांपल में बातें करेंगे, लेकिन इन 3 तरह से आप पैसे को बिफोर 15 ईयर्स ऑल्सो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब एक हम लाइव एग्जांपल लेंगे। ध्यान रखें, यहाँ लिखा है 3 to 6 ईयर्स और हम बार बार कहते हैं कि 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। इन दोनों में यही मैं जो आप शुरू जो मैंने कहा था कि बहुत सारी ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कुछ ऐसे हैं कि आपको अपनी समस्या है आप उस ज्ञान से सुलझा नहीं सकते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है ये एग्जाम्पल देख, लाइव एग्जाम्पल देख के आप ये क्लैरिटी ला सकें कि आप किस कंडीशंस में कब कितना लोन ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं या प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा, एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ लाइव एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1 जून 2024 को एक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं आपने 1 मई 2024 को ऑलरेडी अकाउंट खोल लिया, एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 24-25 में आपने अकाउंट खोला और हम हमेशा बोलते हैं कि 15 ईयर्स लॉक इन पीरियड है। ये जो 15 ईयर्स की बातें करते हैं, इट इज़ बेसिकली 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 15 ईयर्स मीन्स 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। यदि हमने 1 मई या 1 जून को अकाउंट हमें पीपीएफ अकाउंट खोला, तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो है ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, बिकॉज 2-3 महीने आगे पहले निकल चुके हैं। सो पहला जो कंप्लीट होगा फाइनेंशियल ईयर ये 25-26 में होगा, दूसरा होगा 26-27 में, तीसरा होगा 27-28 में, और इस हिसाब से 15 जो होगा वो 2039-40 मीन्स 31 मार्च 2040 को कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे। अब यदि हम 1 जून 2024 से लेकर 31 मार्च 2040 तक का यदि टाइम कैलकुलेट करें, ये देखते हैं कि 15 वर्ष 9 महीने के आसपास, 9 महीने कुछ दिन हो जाते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि लॉक इन पीरियड केवल 15 ईयर्स है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स से भी अधिक है। सो 15 ईयर्स मीन्स 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। ये तो हुआ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में बात है, ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि लोन लेना है मुझे 15 वर्ष के पहले। हमने जैसे पहले बताया था कि 3 to 6 ईयर, हमने वहाँ कंप्लीट ईयर नहीं बताया था, हमने कहा था 3 to 6 ईयर। और हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यदि आपने एक
थर्ड ईयर कब स्टार्ट होते हैं यहाँ से ये देखें। हमने 30 साल की बातें की, तो 1 साल तो ये हो गया, 2 साल ये हो गया, और 2 साल के बाद तीसरा साल स्टार्ट हो जाता है। 2 साल जो होंगे ये 31 मार्च 2026 को पूरे होंगे। इसका मतलब 1 अप्रैल 2026 से हम एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। यहाँ से हम लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कहते हैं 3 to 6 ईयर्स, इसका मतलब ये ख़त्म कब, वो कहाँ तक लोन ले सकते हैं? ये लोन ले सकते हैं हम 31 मार्च 2030 तक। बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ से 31 मार्च 2026 को 2 साल पूरे हो जाते हैं और उसके बाद तीसरा साल शुरू हो जाता है। सो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और लोन ले सकते हैं हम 31 मार्च 2030 तक। ये इट मस्ट बी वेरी क्लियर। बिकॉज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15 ईयर्स मीन्स 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, बट सो फार एज टेकिंग अवेलिंग लोन और प्री मेच्योर विड्रॉल, इट इज नंबर ऑफ ईयर्स नॉट कंप्लीट ईयर्स। सो दिस वुड बी द फर्स्ट ईयर, दिस वुड बी द सेकेंड ईयर, यहाँ से भी तीसरा साल स्टार्ट होता है। तो इस बीच में हम लोन ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि लोन हमें कितना मिलेगा, तो उसके लिए कंडीशंस हैं, दिए हुए हैं कि 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग सेकेंड ईयर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोन लेते हैं 1/4/27 को, यदि हम 1/4/27 को लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें 1/4/27 को कितना लोन मिल सकता है। हमने कहा है 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग सेकेंड ईयर। तो 1/4/27 में 27-28 फाइनेंशियल ईयर का है। इसका पहला प्रीसीडिंग ईयर जो होगा 31 मार्च 27 होगा और दूसरा प्रीसीडिंग ईयर 31 मार्च 2026 होगा। इसका मतलब 31 मार्च 2026 को जितना पीपीएफ में बैलेंस होंगे उसके 25% तक आप लोन ले सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि 31 मार्च 2026 को यहाँ 2 लाख के लोन थे। 2 लाख का लोन मतलब आपको यदि 1/4/27 को लोन अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो आपको 50,000 रुपये का लोन मिल सकते हैं। जबकि आपको यहाँ दिख रहा है कि 31 मार्च 2027 को टोटल बैलेंस जो है आपके अकाउंट में 3 लाख हैं, लेकिन यदि 1/4/27 को से एक दिन बाद लोन लेते हैं आप, तो आपको केवल 50,000 का ही लोन मिलेगा। ये बातें तो हुई लोन में। फिर बता दूं, 3 to 6 ईयर्स, 6 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में आप लोन ले सकते हैं और लोन 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग सेकेंड ईयर। मतलब उसके यदि आपने 1/4/28 को लोन लिया होता तो पहला प्रीसीडिंग ईयर होता उसका 31/1/2028 को, दूसरा होता 31/3/2027 को। इसका मतलब 31/3/2027 को 3 लाख था, इसका 25%, मतलब यदि 28-29 में कभी भी लोन लेते हैं आप तो आपको 75,000 मिलता, लेकिन 27-28 में लोन ले रहे हैं तो आपको 50,000 के ही लोन मिल रहे हैं। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ की। मैंने कहा था कि 7th ईयर ऑनवर्ड आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब 6th ईयर तो 31 मार्च 2030 तक, इसका मतलब 1/4/2030 से लेके 31 मार्च 2040 तक आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब कंडीशंस यहाँ ये भी हैं कि पार्शियल विड्रॉ में पैसे कितने मिलेंगे हमें, तो इसके कंडीशंस हैं पार्शियल विड्रॉल के। पहला है 50% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। दूसरा है 50% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ 4th प्रीसीडिंग ईयर। और इस दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो आपको पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोन लेंगे यदि 31/3/2030 तक लेंगे तो लोन होगा, 1/4/2030 से आगे लेंगे तो पार्शियल विड्रॉ होगा। इसके पहले जो लेंगे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, इसके बाद से लेंगे तो पैसे आपको वापस नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इट इज विड्रॉल। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 मई 2030 को पार्शियल विड्रॉ लेना चाह रहे हैं। 1 मई 2030 मीन्स 30-31 का पीरियड, फाइनेंशियल के पीरियड में लोन लेना चाह रहे हैं हम। तो पहला कंडीशन देखते हैं 50% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो इस साल का प्रीसीडिंग ईयर होगा 29-30 और 29-30 31 मार्च 30 को जो बैलेंस है ये है 6 लाख। तो एक तो 6 लाख हो गए। दूसरा कंडीशन है 50% ऑफ पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग 4th ईयर। तो पहला साल तो 29-30 हुआ, दूसरा साल 28-29 हुआ, तीसरा साल 27-28 हुआ और चौथा साल 26-27 हुआ। एंड हियर इट इज 3 लाख। तो जनाब यहाँ 6 लाख है, यहाँ 3 लाख है। विच एवर इज लोअर, 3 लाख का 50,000, मतलब आपको 1,50,000 को पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि आप बोलेंगे कि जनाब मेरे खाते में तो 7 लाख हैं, लेकिन हमें केवल 1,50,000 ही मिल रहा है विड्रॉल।
आप करेक्ट सोच रहे हैं। सो इन कंडीशंस को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि आप 15 साल 15 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और जैसे हमने पहले चर्चा की कि आप प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जिसकी चर्चा हमने पहले की। अब हम चर्चा करेंगे यदि आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो उसको एक्टिव कैसे किया जाए। इसके लिए ये जानना हमें जरूरी है कि अकाउंट इनएक्टिव कब होता है। तो सबसे पहले देखें, जैसे मैंने पहले कि आपको कम से कम 500 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर आपको इसमें जमा करने होंगे। यदि किसी भी साल आप डिफॉल्ट हो गए इन डिपॉजिटिंग ₹500 पर फाइनेंशियल ईयर तो वो अकाउंट आपका इनएक्टिव माना जाएगा। अब क्वेश्चन है इसको एक्टिव कैसे किया जाए। तो सबसे पहला बात कि जब भी एक्टिव करना चाहें जितने वर्षों के बाद, तो प्रति ईयर 500 के हिसाब से जितने डिफ़ॉल्ट हुए हैं उतने पैसे आप जमा करा दें। लेकिन जनाब इसमें एक कंडीशंस और हैं कि जितने साल आपने पैसे 500 नहीं जमा कराए उसके 50 रुपीज़ पर ईयर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूं कि यदि आपने माना कि लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर आपने 500 रुपये जमा नहीं कराए थे तो आपको पर एनम के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए 2500 रुपीज़ आपको जमा कराने पड़ेंगे और प्लस आपको 50 रुपये पर एनम आपको पेनल्टी आपको जमा करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि जमा कराते हैं आफ्टर 5 डिफ़ॉल्ट ईयर्स तो 2500 रुपये आपको उसके नॉर्मल जो मिनिमम डिपॉजिट है वो प्लस 250 रुपये आपको पेनल्टी जमा करेंगे। 2750 रुपये पूरे आपको जमा करने होंगे और आपके पासबुक में जो रिफ्लेक्ट होगा वो केवल 2500 रुपये ही रिफ्लेक्ट होंगे इस डेट के डिपॉजिट के लिए। लेकिन जनाब यदि आपने केवल 2500 रुपये ही जमा करा ये सोच के मैं पेनल्टी नहीं दूंगा, तो 2500 रुपये में जो जमा किया आपने 250 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काट लेगी एज ए पेनल्टी और आपके पासबुक में रिफ्लेक्ट होगा केवल 2250 रुपये। इसका मतलब इस साल भी जिस साल आपने पैसे जमा कराए हैं 500 रुपये पर एनम नहीं माना जाएगा बल्कि उस साल का 250 रुपये ही माना जाएगा। और यदि इस साल भी आपने 250 रुपये और नहीं कम से कम जमा कराए तो फिर इस वर्ष का डिफ़ॉल्ट आपको मान लिया जाएगा और अगले वर्ष फिर इसमें पेनल्टी लगेगी। सो ध्यान रखें जब भी आप नॉर्मल मिनिमम डिपॉजिट जमा करें साथ में साथ उसका जो डिफ़ॉल्ट है 50 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से उसको भी जमा करें, अदरवाइज हो सकता है कि 1 साल का फिर डिफ़ॉल्ट आपको बाद में लग जाए। फ्रेंड्स हमने कोशिश की है पीपीएफ के सारे सवाल जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसके जवाब देने के बारे में। हालांकि हो सकता है कुछ सवाल आपके दिमाग में हो जो मैं शायद यहाँ कवर न कर सका हूँ। सो यू मे आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पीपीएफ हियर और आपका कमेंट इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।